18th ऑल इंडिया बार एग्जाम इस दिसंबर 10th को होने वाला है। हमारे पास लगभग 15 दिन बचे हैं, जो कि काफ़ी है ये एग्जाम अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो चलिए, मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो डिटेल बना दिया है, ये बताते हुए कि आपको कौन से बैराक्स ले जाना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या होनी चाहिए। आप पहले वो देख लीजिए एंड कम बैक। एंड आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पहले डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल इसी टॉपिक्स से आते रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, AIBE में 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम में। एक होता है जो डायरेक्ट बेरैक्ट से आते हैं। सो दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के बारे में मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप ये क्वेश्चंस उस दिन एग्जाम के सेंटर में बैठ के भी आराम से आपके बेरैक्ट से आंसर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ढूंढना है उस दिन भी बैठ के आप ढूंढ सकते हो आर्टिकल 17 क्या बोलता है, ये क्योंकि वो बेरैक्ट बेस्ड है। वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं और रिपीटेडली इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं, बट ये टॉपिक्स जो है वो आपको आंसर्स बेरैक्ट में नहीं मिलेंगे। आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। एक काम कीजिए, ये वाले वीडियो को आप 1.5x में देखिए और मेरे साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। 15 क्वेश्चंस लिया है मैंने प्रीवियस ईयर से एंड ये काफी हेल्पफुल रहेगा। चलो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस राइट अवे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखते आपको समझ में आ गया, ये रिट के बारे में है। मैंने बहुत बार बोला है, कोई भी एग्जाम हो या आपके प्रैक्टिस में भी रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए AIBA में भी रिट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस रफली एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। तो इन दीज 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस में से 1 to 2 क्वेश्चंस रिट्स पे होते ही होते हैं एंड 2 क्वेश्चंस, अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे मिल जाते हैं। तो यही पे हो गए, ये 2 टॉपिक से ही आपके 4 क्वेश्चंस तो हो ही गए आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिट्स को डेफिनेटली पढ़ना है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी पढ़ना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या पढ़ेंगे आप? कॉन्सेप्ट पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं PIL में, लोकस स्टैंडाई एंड जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 21 को कैसे बढ़ाया है कोर्ट ने, वेरियस जजमेंट्स, वो लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। यहां पे किस रिट की बात हो रही है? यहां पे कह रहे हैं विच रिट शुड बी इश्यूड अगेंस्ट यूसरपेशन। यूसरपेशन क्या होता है? कोई फोर्सफुली ले ले, जबरदस्ती, फोर्सफुल ऑक्यूपेशन, या जबरदस्ती किसी ने पब्लिक ऑफिस ले लिया है, किसी ने जबरदस्ती उसको ऑक्यूपाई किया है एंड आप उसके अगेंस्ट एक रिट फाइल करते हैं, तो कौन सा रिट इश्यू होगा? क्वेश्चन में देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आंसर होगा प्रोहिबिशन। वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं एक बार समझा देती हूँ प्रोहिबिशन क्यों होगा। प्रोहिबिशन होता है टू स्टॉप समबडी, टू स्टॉप। तो जो भी है, जिन्होंने भी ये फोर्सफुली वो काम किया है, इट्स ऑलरेडी डन एंड नाउ यू हैव टू स्टॉप द पर्सन। आपको उनको रोकना है ताकि वो आगे ये फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ना करें। यू वांट टू स्टॉप समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो प्रोहिबिशन आप इश्यू करोगे यहाँ पे टू स्टॉप। इसको हम अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। इंजंक्शन वर्ड भी हम यूज करते रहते हैं। ठीक है, मैंडमस क्यों नहीं होगा? मैंडमस होता है जब आप किसी को डायरेक्शन देते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देना है, किसी को कुछ करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे रहे। यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं जो भी एक्ट है उसको हमें रोकना है, ये फोर्सफुल ऑक्यूपेशन को हमें रोकना है। सो आंसर इज प्रोहिबिशन। ठीक है, कम ऑन नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी मैंने बहुत बार बोला है कि मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आप एक शीट पे लिख लीजिए। रफली 25 to 30 मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं आप उनको एक शीट पे लिख लीजिए वन वर्ड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 52nd, यहाँ पे आंसर है 52nd, ऑप्शन बी। तो जैसे आप ये शीट बनाओगे ऑफ, एंड ये आपको बाय हार्ट करना है, नॉट फॉर दिस एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम। ये शीट आप बना के एक बार रख लो और इसमें क्या लिखोगे? ज्यादा मत लिखना, छोटा छोटा लिखो। 52nd क्या बोलता है? एंटी डिफेक्शन।
ऐसा। सिमिलरली 44 इंपॉर्टेंट है, 42nd इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा सारा अमेंडमेंट्स आप लिख के रख लो, ठीक है। फिर आपके जो आर्टिकल 16 के अमेंडमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें ऐड कर लो। तो ऐसा करके आपका एक शीट बन जाएगा जिसमें 25 to 30 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आंसर है 52nd। एंड यस, ये आपको बैराक से मिल जाएगा पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी रिट का क्वेश्चन है। अब रिट का क्वेश्चन बैराक में नहीं मिलेगा उस दिन एग्जाम हॉल में, तो इसीलिए अगेन आई एम रिपीटिंग, रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये वाला जो फ्रेज है ये कौन सी रिट के साथ कनेक्टेड है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये जो वर्ड्स हैं एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, whenever you see these words you should remember about the review jurisdiction of the court, review of the courts, review by courts। तो ये वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए that we are talking about courts jurisdiction। तो जब भी आप कोर्ट jurisdiction की बात करते हो, we've already discussed what is it, it's the 3C rule, CCC। कोई भी सुपीरियर कोर्ट होता है एंड सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के एक्शंस को क्वॉश करता है। तो ये जो एक्ट होता है वेयर इंफीरियर कोर्ट क्वॉशेस, वेयर द सुपीरियर कोर्ट क्वॉशेस द इंफीरियर कोर्ट्स एक्शन, तो कौन सा रिट होता है, सर्शियरी। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्वॉशिंग कब होती है, जब यहाँ पे एरर अपेरेंट होता है। तो इसीलिए इन व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर, आप ये समझ लीजिए, ये हम बात कर रहे हैं सर्शियरी के बारे में। आंसर है आपका ऑप्शन बी, सर्शियरी, ठीक है। देखिए अगेन ये सब आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट, PILs, दिस इज वेरी इजी, दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, PIL होता क्या है, PIL का कॉन्सेप्ट क्यों आया है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडाई, आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, लोकस स्टैंडाई क्या होता है, ठीक है। तो PIL का मेन पर्पस क्या है, जो भी पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पब्लिक एट लार्ज, पूरी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, वो सारे लोग उठ के कोर्ट तो नहीं आ सकते। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो लोग हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो, वो काफ़ी लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से हो, तो इसलिए वो कोर्ट नहीं आ सकते। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ ऑल द पीपल कमिंग टू कोर्ट, कोई 1 or 2 पीपल, जो भी पब्लिक है उनसे 1 or 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कोर्ट, एंड उनके बिहाफ पे ये केस लड़ते हैं, उसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी को लोकस स्टैंडाई बोलते हैं। कि वैसे तो लोकस स्टैंडाई किसके पास होता है, जो भी अफेक्टेड होता है, बट अफेक्टेड इतने लोग हैं एंड सब लोग कोर्ट नहीं आ सकते, तो इसलिए 1 या 2 लोग उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के कोर्ट के सामने आते हैं और उनका केस वो लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए ये कॉन्सेप्ट है, अब क्वेश्चन है कि ये कौन सा स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन विल अमाउंट टू मिसयूज, फाइलिंग ऑफ PILs फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। दिस इज मिसयूज, बिकॉज अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, तो कोई भी इंसान अगर वो प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए PIL फाइल कर रहे तो वो अब्यूज होगा, मिसयूज होगा। फाइलिंग ऑफ PILs फॉर ऑब्लिक मोटिव, ऑब्लिक मतलब नॉट क्लियर या नॉट स्ट्रेट, तो जो भी आपका मोटिव है वो होना चाहिए सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक। बट अगर आप एनी अदर पर्पस अदर देन पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो वो मिसयूज ही होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। फाइलिंग PILs फॉर पब्लिसिटी, अगर कोई भी इंसान अपना खुद का पॉपुलैरिटी के लिए ये कर रहे हैं तो वो भी मिसयूज होता है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज नाउ ऑन लैंडमार्क केसेस, ठीक है। अब देखिए लैंडमार्क केसेस भी ऐसे हैं जो आपको बैराक में नहीं मिलेंगे। आपको आर्टिकल 19 और 21 तो मिल जाएगा,
बट आर्टिकल 19 और 21 के केसेस आप कहाँ से पढ़ेंगे, है ना, वो तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहे हैं कि ये केस तो सबको पता ही होगा, मेनका गांधी, बट इफ यू सी द ऑप्शंस, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, बैराक से देख के बताइए। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द इश्यू कवर्ड इन मेनका गांधी। तो द आंसर हियर इज राइट ऑफ हियरिंग। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट होता है, वो जो भी अथॉरिटीज होते हैं वो लोग सीज कर लेते हैं, इम्पाउंड कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं, उनके कब्जे में ले लेते हैं। जो ये प्रोसेस होता है, इस टाइम पे मेनका गांधी का साइड नहीं सुनते हैं, उनका जो वर्जन है वो ये अथॉरिटीज नहीं सुनते हैं। वो इनकी बात, मतलब इनका ओपिनियन या उनका जस्टिफिकेशन लिए ही बिना ही वो जाते हैं और उनका पासपोर्ट वो सीज कर लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट आती हैं। तो इसलिए इस केस में फाइनली वो क्या बोलते हैं कि राइट ऑफ हियरिंग, जो भी अदर पार्टी है जिनका ये पासपोर्ट लिया जा रहा है, उनका साइड भी आप पहले सुनो, तभी आप एक्शन लो। तो ये जनरली हम ये वाला फैक्ट नहीं लर्न करते हैं। हम जनरली क्या लर्न करते हैं, पहली बार मेनका गांधी में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन केसेस को उन्होंने गोल्डन मतलब इन आर्टिकल्स को उन्होंने एक साथ लिया है और गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो जनरली हम ये सीखते हैं। बट देखिए क्वेश्चन में वो ये भी पूछ रहे हैं कि इश्यू क्या था, मेन इश्यू। तो मेन इश्यू था राइट टू हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केस इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, नवतेज सिंह जौहर। ये केस को हम सेक्शन 377 केस भी बोलते रहते हैं, एंड दिस इज अ कंपैरेटिवली रीसेंट केस। बाकी केसेस थोड़े पुराने हैं, ये कंपैरेटिवली रीसेंट केस है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 310। आर्टिकल 310 मेंशंस अबाउट व्हाट। तो देखिए लोग कहते हैं मैम ये तो बैराक से हो जाएगा, 310 खोलो, एक बार खोल के देखो, जो वर्ड्स 310 में होंगे और यहाँ के ऑप्शंस में जो वर्ड्स होंगे वो अलग हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन लिया है। समटाइम्स जो वर्डिंग्स बैराक्ट में होते हैं और जो हम रेगुलर यूसेज में बोलते हैं वो अलग होते हैं। जो बैराक्ट के वर्डिंग्स होते हैं और उसका रिलेटेड डॉक्ट्रीन या प्रिंसिपल या समरी ऑफ द टेक्स्ट जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं या जो भी हम जजमेंट्स में यूज़ करते हैं वो अलग होता है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। आर्टिकल 310 अगर आप खोलेंगे तो उसमें डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर आपको ऐसे क्लियरली नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि ऑप्शंस अलग है और आर्टिकल 310 अलग बोल रहा है। तो इसलिए आपको ये डॉक्ट्रीन्स भी पढ़ के जाने। इन दिस केस जस्ट रिमेंबर आर्टिकल 310 टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। आप गेस कर सकते हो पढ़ के भी, बट डायरेक्ट वर्ड मैच नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको ब्रेन अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 310 पढ़ा ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो गलत है, नहीं। यू हैव टू नो लिटिल बिट डॉक्ट्रिन्स, इसलिए पढ़ के जाना है। एंड सेकेंडली इन द पेपर अगर आपका एग्जैक्ट बैराक्ट एंड ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है और ऑप्शन करेक्टली चूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, right to know antecedents. Right to know antecedents of candidates is given from which of the following? तो देखिए ये आर्टिकल्स तो देखा देखा लग रहा है। अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। आर्टिकल्स तो देखा देखा लग रहा है, ये सब आपको मिल जाएगा, बैराक में मिल जाएगा, बट इससे क्या एप्लीकेशंस हैं ये आपको बैराक में नहीं मिलेगा। एंड ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या है। तो राइट टू नो कहाँ से आ रहा है, राइट टू नो आता है आपका आर्टिकल 19(1)(a). 19(1)(a) क्या बोलता है बैराक के हिसाब से, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है कि नहीं। इसमें पढ़ के राइट टू नो अबाउट कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, ये सब बैराक में नहीं है, बट दिस हैज इवॉल्व्ड।
काफ़ी जजमेंट्स आए हैं जिससे ये पूरा जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है। तो आर्टिकल 19(1)(a) से क्या क्या आया है आपका, मीडिया लॉ, पूरा मीडिया लॉ बना है, डिफेमेशन का लॉ भी बना है इंडिया में फ्रॉम दिस, फिर इस दिस एंड सेडिशन का के भी जजमेंट्स है, 19(1)(a) एंड सेडिशन के भी हैं। ऐसे ही जैसे मतलब जैसे जैसे आर्टिकल 21 आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 तो 2 लाइन का है, बट उससे कितने जजमेंट से जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है ना। सिमिलरली आर्टिकल 19(1)(a) से भी ये सब जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है, एंड इसी में आता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू, सॉरी नॉट राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो भी आपका 19(1)(a) से आता है। तो ये है वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं एंड एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको ये बेयर एक्ट से नहीं मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, स्टडी फ्रॉम देयर, पर अगर आपके पास नोट्स नहीं है फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, उसमें मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स पोस्ट किया है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आर्टिकल 14, 15, 16 सारे केसेस हैं, आर्टिकल 19 का भी पूरा है और केसेस भी है, एंड जो भी आपका कंडीशंस होता है, कंडीशंस और लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स वो भी है, ठीक है। तो वो वाला नोट्स आप पढ़ सकते हैं, उसमें जो भी लिखा है वो सफिशिएंट है, आपको उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है फॉर AIB, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा ईयर में आया है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपका 1951। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 वेज में रिपीट हो सकते हैं, रिपीट सेम क्वेश्चन और रिपीट द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा बट कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। जैसे अगर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पहले भी हमने एक देखा है, क्वेश्चंस तो वो पूछ रहे हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कभी 50 सेकेंड पूछेंगे, सब कभी फर्स्ट पूछेंगे, कभी कुछ और पूछेंगे, बट पूछेंगे। तो डेफिनेटली मेक दैट शीट, जो मैंने बोला था वो शीट डेफिनेटली बना के रखना है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज आई नो केशवानंद भारती इज अ लैंडमार्क जजमेंट, एंड कौन सा डॉक्ट्रिन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर, ऑप्शन में देखना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का है, ऑप्शन सी, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो काफी क्लियर ऑप्शन है, आपका आंसर है ऑप्शन सी। अगेन बेसिक स्ट्रक्चर आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम? ये वर्ड क्या है? कोई बात नहीं, वैसे बलवॉक होता है कोई स्ट्रॉन्ग वॉल, लाइक डिफेंस, मतलब आपको डिफेंड करने के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह कौन सा रिट होता है फॉर पर्सनल फ्रीडम? इसमें सिंपल ट्रिक है, यही याद रखना है, जब भी आपको वर्ड्स पर्सनल फ्रीडम, पर्सन, राइट टू पर्सन, ये वाले वर्ड्स दिखेंगे तो आपको याद रखना है रिट होगा हेबियस कॉर्पस। वेरी सिंपल, बिकॉज इट्स अबाउट द पर्सन, द इंडिविजुअल पर्सनल लिबर्टी। तो इसीलिए अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पर्सनल फ्रीडम, पर्सन, राइट टू पर्सन, इंडिविजुअल लिबर्टी, ये जब भी वर्ड्स आते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, ये जब भी ये वर्ड्स आते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिट ज्यूरिस्डिक्शन, एंड वो पूछते हैं ये कौन सा रिट आप इशू करोगे फॉर दीज, तो याद रखना है कि इट विल बी हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, आंसर है 65 ईयर्स। ये वैसे आप उस दिन बैठ के बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं, बट ये ऐसे सिंपल फैक्ट्स हैं जो आपका स्टैटिक नॉलेज से आते हैं। अगर आप ये अभी बायहार्ट करके जाएंगे तो जो सब्जेक्ट्स आप मतलब छोड़ रहे हैं टूवर्ड्स द एंड, जो आप एक्चुअली आपको इतना पता नहीं है एंड उस दिन एग्जाम हॉल में बैठ के आपको ढूंढना पड़ेगा,
वो वाले सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो स्टैटिक नॉलेज के हैं वो पढ़ के जाइए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का एज है 65, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, इंदिरा साने केस इज पॉपुलरली नोन एज, अगेन दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं? मंडल कमीशन। इंदिरा साने केस हम पढ़ते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 विच डील्स विद रेजर्वेशंस, एंड रेजर्वेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा केस आता है? मंडल कमीशन केस। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारे जो केसेस हैं एग्जाम के वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एसपी गुप्ता केस, अनदर लैंडमार्क केस। तो एसपी गुप्ता केस कौन सा इशू के साथ इंक्लूडेड है? तो आपने पैटर्न समझ लिया ना, आपको मिलेगा एक लैंडमार्क केस, आपको बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है। देखिए इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं पूछ रहे हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी केस है, जो भी लैंडमार्क केस है, उसका हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं एंड उसका इश्यू क्या है। बस व्हाट इज द इश्यू इन्वॉल्व इसमें? रिजर्वेशंस अंडर आर्टिकल 16, उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मंडल कमीशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी गुप्ता, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। एंड टोटल कितने जजेस केसेस हैं? 4। द टोटल ऑफ 4 जजेस केसेस जो सब इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑल द 4 जजेस केसेस पढ़ के जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शंस में नॉट दिस, सिर्फ ये ऑप्शन है जजेस ट्रांसफर। तो ऑप्शन इज जजेस ट्रांसफर, एसपी गुप्ता केस जजेस ट्रांसफर। ठीक है, ओके। हाँ, जस्ट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, जनरली स्पीकिंग एआईबी एग्जाम में आपका फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बट कुछ क्वेश्चंस, मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपके आएंगे एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, who has the power to dissolve the Lok Sabha? This is not related to fundamental rights, ये वो बहुत अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर इसी पे था। बट दिस इज अ लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने सिर्फ ये ही इसीलिए इंक्लूड किया ताकि आपको पता चले कि उससे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा। 1 or 2 क्वेश्चंस पर ईयर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, आंसर इज प्रेसिडेंट। ये वैसे इट्स नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट अगर आप बैराक से थोड़ा फेमिलियर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो ये उस दिन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्रेसिडेंट। ओके, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। एंड इस चैनल में नॉट जस्ट फॉर एआईबी, हम क्लैट एंड क्लैट पीजी, यूजीसी नेट एंड अदर एलएलएम्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं पोस्ट करती रहती हूँ, पीवाईक्यूज पोस्ट करती रहती हूँ, सो डेफिनेटली गो गिव इट अ वॉच।